नमस्कार, कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए कहानी शर्लॉक होम्स, द एडवेंचर ऑफ द येलो फेस। मेरा नाम डॉक्टर जॉन वॉटसन है। लंदन की ठंडी और कुहासे से भरी गलियों में मैंने अपने दोस्त शेरलॉक होम्स के साथ कई रहस्यमय मामलों को सुलझाया है। शेरलॉक को कभी कसरत करने में दिलचस्पी नहीं रही। उसका कहना है कि केस सुलझाने की दौड़ भाग ही उसके लिए काफी है। इसी वजह से वो हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। एक दिन मैंने उसे अपने साथ थोड़ी देर टहलने के लिए कहा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन बाद में मान गया। हम दोनों पास के एक पार्क में गए और लगभग 2 घंटे तक टहले। शाम के करीब 5 बजे हम वापस बेकर स्ट्रीट उसके घर लौट आए। घर पहुंचते ही वहां काम करने वाला लड़का हमारे पास आया और बोला, कुछ देर पहले एक आदमी आपसे मिलने आया था। वो बहुत बेचैन लग रहा था और बार बार पूछ रहा था कि शेरलॉक होम्स कब लौटेंगे। वो आपके कमरे में टहलता रहा, लेकिन जब आपने आने में देर कर दी तो वो लौट गया। शेरलॉक मेरी तरफ देखकर बोला, देखा वॉटसन, अगर तुम मुझे पार्क में घूमने के लिए जिद नहीं करते तो ये केस मेरे हाथ से नहीं निकलता। लेकिन तभी मेरी नजर शेरलॉक के टेबल पर गई। अब 1 मिनट, ये पाइप, ये तो तुम्हारा नहीं है। पाइप की तरफ देखा और बोला, शायद वो आदमी जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि टेंशन में वो अपना पाइप यही भूल गया। उसे अपना ये पाइप बेहद पसंद है, फिर भी वो इसे छोड़ गया। मैंने शेरलॉक से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम चला कि वो इस पाइप को सबसे ज्यादा पसंद करता है? शेरलॉक ने समझाना शुरू किया, क्योंकि ये एक महंगा पाइप है वॉटसन। इसकी बनावट देखो, इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया मटेरियल खास है। इसमें लगे चांदी के छल्ले, जिनकी कीमत पाइप से भी ज्यादा है। ऐसे पाइप बाजार में नहीं मिलते, खुद बनवाना पड़ता है। अगर उस आदमी ने अच्छे पैसे देकर इसे बनवाया है तो ये पक्का उसका फेवरेट होगा। लेकिन तभी शेरलॉक और मैंने सीढ़ियों से ऊपर आती किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसके कदमों की आवाज दरवाजे की तरफ ही आ रही थी और फिर झट से दरवाजा खुला। एक आदमी बिना परमिशन के कमरे के अंदर आया। अंदर आकर वो आदमी बोला, माफ करना, मैं बिना नॉक किए अंदर आ गया। मैं बेहद परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। शेरलॉक ने उसे बैठने का इशारा किया। वो आदमी अपना हैट उतारकर कुर्सी पर बैठ गया। चलिए, शेरलॉक बोला, तो बताएं मिस्टर जैक मुनरो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शेरलॉक की जुबान से अपना नाम सुनकर वो आदमी कुर्सी पर चौंक पड़ा और आश्चर्य से बोला, आपको मेरा नाम मालूम है? पर कैसे? शेरलॉक मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप अपना नाम छुपाना चाहते हैं तो आपको कभी अपने हैट के अंदर अपना नाम नहीं लिखवाना चाहिए, या फिर सामने वाले को हैट के अंदर लिखा नाम न दिखाई दे। पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हमने इस कमरे के अंदर तरह तरह के राज सुने हैं और कई लोगों की मदद भी की है। तो आप भी अपनी परेशानी बताएं, देखते हैं कि हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। उस आदमी ने अब अपने केस को बताना शुरू किया। वो बोला, मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। पिछले सोमवार तक सब कुछ ठीक ठाक था। सोमवार को न जाने क्या हुआ, हमारे बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई। वो मेरे लिए अजनबी सी हो गई। मैं जानना चाहता हूँ कि अचानक ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया हमारे बीच। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आदमी बोला, एफी मेरी पत्नी, जब मैं उससे मिला था वो सिर्फ 25 साल की थी। उस वक्त वो एक विधवा थी। तब उसका नाम श्रीमती हेब्रोन था। जब वो बहुत छोटी थी तब अमेरिका चली गई थी और अटलांटा में रहती थी। वहां उसने एक आदमी से शादी की जिसका नाम हेब्रोन था, जो एक लॉयर था। उन दोनों का एक बच्चा भी था, लेकिन शहर में फैले येलो फीवर की वजह से उसका पति और बच्चा दोनों मर गए। मैंने उन दोनों के डेथ सर्टिफिकेट देखे हैं। अपने पति और बच्चे की मौत के बाद एफी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अमेरिका छोड़ने का फैसला किया और इंग्लैंड वापस आ गई। फिर वो अपनी आंटी के साथ रहने लगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उसका एक्सेस बैंड उसके लिए ढेर सारा पैसा छोड़ गया था। उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया और फिर उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम से अपनी जिंदगी चलाने लगी। फिर उसके 6 महीने बाद वो मुझे इंग्लैंड में मिली। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और फिर कुछ हफ्तों के अंदर ही हमने शादी कर ली। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी अच्छा काम करता हूँ। हमने रहने के लिए शहर से बाहर नॉर्बरी नामक गांव में
एक बड़ा घर किराए पर ले रखा था। हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट और 2 घर थे और हमारे घर के सामने मैदान में एक कॉटेज भी था। मैं और मेरी पत्नी खुशी खुशी रह रहे थे। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। जब हमारी शादी हुई तो मेरी पत्नी ने अपना सारा पैसा मेरे नाम पर डिपॉजिट करवा दिया। मुझे ये ठीक नहीं लगा, पर उसकी जिद के आगे मेरी नहीं चली। लेकिन 8 हफ्ते पहले वो मेरे पास आई और उसने अपने पैसों में से कुछ पैसे मांगे। वो मेरे पास आई और बोली, जैक, जब तुमने मेरा पैसा रखा था तो तुमने कहा था कि जब भी मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा, वो तुम्हारा ही तो पैसा है, बताओ कितने चाहिए? उसने कहा 100 पाउंड। मैंने बोला 100 पाउंड किस लिए? मैं रकम सुनकर थोड़ा हैरान था कि इतना पैसा उसे क्यों चाहिए। मगर वो बोली, जैक, तुम सिर्फ मेरे बैंकर हो और बैंकर कभी सवाल नहीं करते कि पैसा क्यों चाहिए। उसकी वो बात सुनकर मुझे बुरा लगा, क्योंकि वो पहली बार था जब हमारे बीच कोई सीक्रेट था। खैर, मैंने उसे 100 पाउंड का एक चेक काट के दे दिया और फिर दिमाग से इस बात को निकाल दिया। शायद मेरी ये बात इस केस में काम ना आए, पर मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए मिस्टर होम्स। शेरलॉक चुपचाप उस आदमी की बात सुन रहा था। वो आदमी आगे बोला, मैंने आपको हमारे घर के सामने वाले कॉटेज के बारे में बताया था। जब मैं वॉक पर जाता था तो उसी कॉटेज के सामने से गुजरता था। पिछले सोमवार जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने एक खाली गाड़ी को उस कॉटेज के गेट से बाहर निकलते देखा। मैंने जब उस कॉटेज के अंदर देखा तो पाया वहां बाहर से कुछ फर्नीचर रखा हुआ था। लग रहा था कोई रहने आया है। जब मैं उस कॉटेज के गेट से अंदर झांक रहा था तब उसकी ऊपर वाली खिड़की पर मुझे एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा कुछ अजीब था मिस्टर होम्स। उसे देखकर मेरा शरीर एक पल के लिए सिहर उठा था। वो खिड़की मुझसे दूर थी, मगर मैं गौर कर सकता था कि वो चेहरा कुछ नॉर्मल नहीं था, बेहद डरावना था। उसका रंग पीला था और बनावट एकदम सख्त। मैं चलते चलते जब गेट के पास पहुंचा तो वो चेहरा खिड़की से गायब हो गया। मैं उस घर के दरवाजे पर गया और डोर बेल बजाई। एक लंबी सी औरत ने दरवाजा खोला। मैंने उसे अपना परिचय दिया और कहा, मैं पड़ोसी हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं सामने ही रहता हूँ। वो अंदर चली गई, मगर बड़ी अकड़ में बोली, अगर हमें मदद की जरूरत होगी तो बता देंगे। इतना कहकर उसने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। उस रात मैंने अपनी पत्नी को उस विचित्र चेहरे के बारे में नहीं बताया जिसे मैंने उस कॉटेज की खिड़की में देखा था, ना ही उस कॉटेज में रहने वाली उस खड़ूस औरत के बारे में बताया। हाँ, मैंने अपनी पत्नी को ये जरूर बताया था कि अब उस कॉटेज में लोग रहने आ गए हैं। मगर उस रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को जब मैं कच्ची नींद में था तब मैंने कुछ आवाज सुनी। मैंने आंखें खोली और देखा मेरी पत्नी तैयार होकर कमरे से बाहर जा रही थी। वो बेहद डर और घबराहट में लग रही थी। फिर वो चली गई। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। करीब 20 मिनट बाद मेरी पत्नी वापस आ गई। मैं बिस्तर में लेटा हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी थी। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो इस वक्त? इतना सुनते ही वो तुरंत पलट गई और डर के मारे मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, क्या तुम जाग रहे हो जैक? फिर उसने कहा, मुझे कमरे में घुटन सी हो रही थी तो मैं बाहर ताजी हवा लेने गई थी, पर मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मन में बस एक ही सवाल था, आखिर वो मुझसे क्या छुपा रही है? अगले दिन मुझे किसी काम से शहर जाना पड़ा, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की चिंता सता रही थी, इसलिए मैं जल्दी घर लौट आया। दिन में करीब 1 बजे जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तब मैं उस कॉटेज के सामने से गुजरा। मैं कुछ सेकंड्स के लिए वहीं रुक गया, खिड़की में फिर से उस विचित्र चेहरे को देखने के लिए। जब मैं उस कॉटेज के सामने खड़ा था तब मैंने कुछ ऐसा देखा मिस्टर होम्स, जिसे देखकर मैं हैरान भी था और उदास भी। अचानक उस कॉटेज का मेन डोर खुला और उसके अंदर से मेरी पत्नी बाहर निकली। मुझे देखकर वो घबराते हुए बोली, मैं बस यहाँ अपने नए पड़ोसियों से मिलने आई थी, सोचा उन्हें किसी मदद की जरूरत हो तो। फिर वो आगे बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? मैंने उससे कहा, तो कल रात भी तुम यही आई थी, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोली। मैं बोला, तुम कल रात भी यही आई थी, मुझे पूरा यकीन है। कौन है वो लोग और क्यों मिलती हो तुम उनसे? मेरी पत्नी बोली, नहीं, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। मैं बोला,
मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए मैं खुद ही इस कॉटेज के अंदर जाकर पता कर लूंगा कि सच क्या है। वो घबराते हुए बोली, मैं वादा करती हूँ तुम्हें एक दिन सब सच बता दूंगी। अगर तुम अभी अंदर गए तो तुम्हें बाद में बहुत बुरा लगेगा। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया था। मैंने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। वो बोली, मेरा यकीन करो जैक, अगर तुम अभी अंदर गए तो तुम बहुत पछताओगे। मेरे साथ घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम अभी अंदर गए तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा जैक। मेरी पत्नी ने मुझे सीधे सीधे धमकी दे दी थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम पर यकीन करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना पड़ेगा कि तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगी। मेरी ये बात सुनकर उसने राहत की सांस ली। फिर हम दोनों उस कॉटेज से अपने घर की तरफ आने लगे। मैंने उस कॉटेज की ऊपर वाली खिड़की की तरफ देखा। वही पीला चेहरा था जो हमें ही देख रहा था। उसे देखकर बस मैं यही सोच रहा था कि उस क्रिएचर और मेरी पत्नी के बीच आखिर कनेक्शन क्या है। उसके बाद सब ठीक हो गया। पर एक दिन जब मैं अपने काम से जल्दी घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी फिर से उस कॉटेज में गई हुई है। मैं गुस्से से उस कॉटेज की तरफ गया। मैंने लात मार के उसका दरवाजा खोला और उस घर के अंदर घुसा, मगर वहां कोई नहीं था। मुझे सीढ़ियों से ऊपर एक कमरे का दरवाजा खुला दिखा, तो मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और उस कमरे के अंदर घुसा, मगर वो भी खाली था, कोई नहीं था। जब मैं इधर उधर देख रहा था तब मैंने उस कमरे में एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देखी, एक मास्टरपीस। वो तस्वीर मेरी पत्नी की थी, मगर मुझे पूरे घर में कोई नहीं मिला। मैंने सोचा कि यहाँ शायद सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। शायद मेरी नौकरानी ने मेरी पत्नी को पहले ही सूचित कर दिया होगा कि मैं यहाँ रहा हूँ, इसलिए ये सभी यहाँ से गायब हो गए। उसके बाद कल जब मैं अपनी पत्नी से मिला, मैंने उसको बताया कि अब हमारे बीच कुछ ठीक नहीं हो सकता। या तो वो मुझे सच बताए या फिर ये रिश्ता अब और नहीं चल सकता। ये कल की बात है मिस्टर होम्स। और तभी मैंने फैसला किया कि मैं आपसे आकर मिलूं। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद शेरलॉक होम्स कुछ देर खामोशी से बैठा रहा और आंखें मूंद कर कुछ सोचता रहा। फिर अचानक से वो बोला, अच्छा मिस्टर मुनरो, ये बताइए, वो पीला चेहरा जिसे आपने खिड़की में देखा था वो किसी आदमी का ही चेहरा था? जैक बोला, जब मैंने उसे सड़क से देखा था वो खिड़की काफी दूर थी। कह नहीं सकता कि वो आदमी का ही चेहरा था या नहीं। शेरलॉक ने फिर उससे पूछा, अच्छा, आपकी पत्नी ने आपसे पैसे कब मांगे थे? जैक बोला, यही कोई 2 महीने पहले। फिर शेरलॉक ने एक और सवाल पूछा, क्या आपने आपकी पत्नी के पहले पति का कोई फोटोग्राफ देखा था? जैक ने जवाब दिया, नहीं, अटलांटा में उसके पति की मौत के बाद घर पर भीषण आग लग गई थी जिसमें सारे पेपर्स जल गए थे। तो फिर उसके पति और बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट कैसे बच गया? क्या आपने डेथ सर्टिफिकेट देखे थे? आग लगने के बाद उसने उनकी डुप्लीकेट कॉपियां बनवा ली थी। शेरलॉक ने पूछा, क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले जो अमेरिका में आपकी पत्नी को जानता था? नहीं, जैक बोला। शेरलॉक ने फिर पूछा, क्या कभी आपकी पत्नी के लिए अमेरिका से कोई लेटर आया? मुझे नहीं लगता, जैक बोला। शेरलॉक बोला, ओके, शुक्रिया मुनरो। उसने अपने सवाल खत्म किए और बोला, अब आप अपने घर नॉर्बरी चले जाइए और जब आप देखें कि वो लोग कॉटेज में वापस आ गए हैं तब आप मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद हम इस रहस्य को उलझा देंगे। उसके बाद मिस्टर जैक मुनरो वहां से चले गए और फिर शेरलॉक और मैंने उस केस के बारे में डिस्कशन किया। शेरलॉक बोला, मुझे लगता है कि ये केस ब्लैकमेलिंग का केस है। मैंने पूछा, अच्छा, तो ब्लैकमेलर कौन है? शेरलॉक बोला, मेरे ख्याल से वही क्रीचर ही ब्लैकमेलर है, वो पीले चेहरे वाला क्रीचर। मुझे उस क्रीचर में कुछ गहरी दिलचस्पी है, उसमें कुछ तो राज है और ये मैं पता करके रहूंगा। मैंने पूछा, क्या अब तक तुम्हें कोई आइडिया है कि आखिर हुआ क्या होगा? तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है? शेरलॉक बोला, मेरी थ्योरी ये कहती है कि उस औरत का पहला पति मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। इस केस में मैं बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ होगा। इस औरत की शादी अमेरिका में हुई होगी, फिर उसके हस्बैंड को एक बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई होगी जिसकी वजह से उसका चेहरा भयानक और पीला हो गया। इस औरत को बार बार अपने पति का चेहरा न देखना पड़े, इसलिए वो अपने पति को छोड़कर भाग गई और यहाँ इंग्लैंड आ गई। यहाँ आकर उसने अपना नाम और पहचान बदलकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी
और जैक मुनरो से शादी कर ली। 3 साल की सफल शादी के बाद उसे मिस्टर जैक मुनरो के साथ जीवन अच्छा लगने लगा। लेकिन तभी उसका पहला पति और वो खड़ूस औरत, जो शायद उसकी नर्स या जानकार रही होगी, उन्होंने इस औरत को ढूंढ निकाला और उन लोगों ने उसे खत लिखकर धमकाया और उससे 100 पाउंड मांगे, वरना वे उसके पति को सब सच बता देते। एक दिन आधी रात के वक्त जब उसे लगा कि उसका पति सो रहा है, वो चुपचाप उस कॉटेज में गई, उस ब्लैकमेलर से रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो उसे छोड़ दे और वहां से चला जाए। मगर उस रात शायद वो ब्लैकमेलर को कन्विंस नहीं कर पाई, इसलिए वो अगले दिन दोबारा उससे मिलने कॉटेज में गई और बाहर निकलते समय उसके पति ने उसे देख लिया। तब उसने अपने पति से वादा किया कि वो इस कॉटेज में वापस नहीं आएगी, मगर वो किसी भी तरह उस ब्लैकमेल से छुटकारा पाना चाहती थी। वो फिर से उस कॉटेज में गई और इस बार वो अपनी एक तस्वीर भी लेकर गई जो शायद ब्लैकमेलर ने मांगी होगी। लेकिन जब उसका पति जैक जल्दी घर लौटा और अपनी पत्नी को घर पर ना पाकर वो गुस्से से कॉटेज की तरफ भागा, तब उसकी नौकरानी ने उसकी पत्नी को खबर कर दी कि जैक कॉटेज की तरफ आ रहा है और फिर वो सभी वहां से गायब हो गए। शेरलॉक बोला, अब हमें सिर्फ मिस्टर जैक मुनरो के बुलावे का इंतजार करना है, उसके बाद ही देखेंगे कि मेरी ये थ्योरी कितनी सही है। लेकिन हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मिस्टर जैक मुनरो का संदेश मिला जिसमें लिखा था, वो लोग वापस आ गए हैं। और फिर हम तुरंत रात की ट्रेन से मिस्टर जैक मुनरो के टाउन नॉर्बरी पहुंचे। मिस्टर मुनरो रेलवे स्टेशन में ही हमारा इंतजार कर रहे थे और फिर वो हमें उस कॉटेज तक लेकर गए। जब हम पहुंचे तो शेरलॉक ने मिस्टर मुनरो से एक बार फिर पूछा, मिस्टर मुनरो, क्या आप सच में चाहते हैं कि हम अंदर जाएं? मिस्टर मुनरो बोले, हाँ, मैं चाहता हूं कि आप सच का पता लगाएं। उसके बाद हम उस घर के दरवाजे के पास पहुंचे। जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे तभी अचानक से एक औरत सामने आई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मुनरो की पत्नी थी। उसने हमें देखा और फिर जैक मुनरो की तरफ देखकर बोली, भगवान के लिए प्लीज जैक, ऐसा मत करो, मेरा यकीन करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। जैक मुनरो गुस्से से बोला, मैंने तुम पर बहुत भरोसा कर लिया है, अब बहुत हुआ, मेरे रास्ते से हटो। मैं और मेरे दोस्त आज इस राज के पर्दे को हटाकर ही रहेंगे कि आखिर तुम इस घर में करती क्या हो। हम सभी सीढ़ियों से ऊपर कमरे में गए और लैंप जला दी। उस कमरे के कोने में एक मेज रखी हुई थी और उस मेज के ऊपर एक बच्ची बैठी हुई थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था जिसे हम देख नहीं पा रहे थे। उस बच्ची ने एक लाल ड्रेस पहनी हुई थी और हाथों में लंबे सफेद दस्ताने थे। तभी उस बच्ची ने हमारी तरफ देखा और जैसे ही उसने हमारी तरफ देखा, मैं डर के मारे सिहर पड़ा। जैक मुनरो भी हैरानी से उस बच्ची की तरफ ही देख रहा था। उस बच्ची का चेहरा अजीब पीले रंग का था। चेहरे में कोई भाव नहीं थे। वो चेहरा भयानक था। लेकिन तभी शेरलॉक जोर से हंस पड़ा। वो बच्ची के पास गया और उसने उसके कान के पीछे हाथ लगाया और उस लड़की के चेहरे से मुखौटा हटाया। मुखौटा हटते ही वहां एक काले चेहरे वाली प्यारी सी बच्ची थी। मुखौटा हटते ही वो बच्ची जोर से हंसी और उसे देखकर मेरी भी हंसी छूट गई। मगर मिस्टर मुनरो अभी भी हैरानी से खड़ा था और अपना सर खुजलाते हुए बस उस बच्ची को ही देख रहा था। उसकी पत्नी बोली, मैं समझती हूँ जैक, ऐसा करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया। अब तुम्हें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मेरा पहला पति अटलांटा में मर गया था पर मेरी बेटी बच गई थी। जैक मुनरो उस बच्ची की तरफ हैरानी से देखते हुए अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारी बच्ची? उसके बाद उसकी पत्नी ने अपने गले में पहना हुआ एक लॉकेट बाहर निकाला जिसमें एक खूबसूरत और बुद्धिमान व्यक्ति की तस्वीर थी। वो एक काले अफ्रीकी पुरुष की तस्वीर थी। उसने लॉकेट की वो तस्वीर जैक मुनरो को दिखाई और कहा, ये जॉन ब्राउन है, मेरा पहला पति। ये बहुत अच्छा इंसान था। मैं इस आदमी के रंग और जाति से परे हटकर इसके दिल और बुद्धि पर फिदा हो गई थी। इससे शादी करके मैं खुद को खुशनसीब मानती थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि हमारी बेटी इसके रंगरू पर चली गई। वो बहुत काली थी पर मेरे दिल का टुकड़ा थी, मेरी बच्ची। जब उस छोटी बच्ची ने एफी के मुंह से ये बात सुनी तो वो मेज से नीचे उतरी और दौड़कर एफी से लिपट गई। एफी बोली, मैंने अपने जिगर के टुकड़े अपनी बच्ची को अपनी एक भरोसेमंद दोस्त के पास अमेरिका में ही छोड़ दिया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।
वो बहुत कमजोर थी। मैं उसे उस हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी। पर जब मैं तुमसे मिली जैक, तो मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी अपनी बच्ची के बारे में नहीं बताया। मैंने इस बच्ची के अस्तित्व को तुमसे छुपा कर रखा पूरे 3 साल। पर अब मुझे लगता है कि मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। जो 100 पाउंड मैंने तुमसे मांगे थे, वो मैंने अपनी सर्वेंट को दिए और उसे मेरी बच्ची को यहाँ लाने के लिए कहा। और तभी से मेरी सर्वेंट और मेरी बच्ची इस कॉटेज में रहते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ के लोग इस बच्ची के बारे में गलत गलत बातें बनाएं, इसलिए मैंने इसे हमेशा एक पीला मुखौटा पहनने के लिए कहा। और जैक, उस रात तुम्ही ने मुझे बताया था कि इस कॉटेज में कुछ लोग रहने आए हैं। मैं समझ गई थी कि मेरी बेटी आई है, इसलिए मैं आधी रात को उससे मिलने गई थी। उसी रात तुमने मुझे देखा था और बस तभी से तुम मुझ पर शक करने लगे कि न जाने मैं किससे मिलने जाती हूँ, क्या करती हूँ। और अब जब तुम सब कुछ जान चुके हो जैक, तो बताओ अब तुम मेरे और इस बच्ची के साथ क्या करने वाले हो। मिस्टर जैक मुनरो एकदम खामोश बैठा रहा। उसने करीब 2 मिनट तक कुछ नहीं बोला, मगर फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे और शेरलॉक के होठों पर मुस्कान उभर आई। जैक मुनरो उस बच्ची के पास गया, उसे गोद में उठाया और फिर उसने उसके गाल पर किस किया। उसने अपनी दूसरी बाह से अपनी पत्नी को गले लगा लिया। जब हमने देखा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो शेरलॉक और मैं चुपचाप उस कॉटेज से बाहर निकल आए। शेरलॉक ने पलटकर एक बार उस खिड़की की तरफ देखा। उसे खिड़की में अभी भी एक पीले चेहरे वाला क्रीचर खिड़की से बाहर हमें ही देख रहा था। और फिर वो मुखौटा हटाया गया और उसके पीछे से वही प्यारी सी काली सी बच्ची हमारी तरफ हाथ हिलाकर बाय कह रही थी। शेरलॉक और मैंने भी उसे हाथ हिलाया और वहां से वापस शेरलॉक के घर बेकर स्ट्रीट आ गए। वहां से आने के बाद कुछ देर तक हम दोनों खामोशी में रहे। हमने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन आधी रात में जब शेरलॉक सोने के लिए अपने बेडरूम में जा रहा था, तब वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, वाटसन, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही खुद को स्मार्ट समझ रहा हूँ, तो तुम प्लीज मेरे कानों में धीरे से बोल देना। वो बेडरूम में गया और दरवाजा बंद कर लिया। ये केस था तो मिस्टेरियस, लेकिन सारे रहस्यों से पर्दा अपने आप ही हट गया। आप सुन रहे थे शर्लॉक होल्म्स दी एडवेंचर ऑफ दी येलो फेस। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।